नमस्कार दोस्तों, 13 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि यहाँ सैटरडे है, 4 एडिटोरियल्स छपे हैं और मैं कहूँगा कि 4 में से कोई भी एडिटोरियल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है, सब नॉर्मल न्यूज़ ही हैं। पहली न्यूज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है एमिड फॉल्ट लाइन्स अ रिवाइवल ऑफ फार्मर्स आइडेंटिटी। भाई ये न्यूज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप मत पढ़ो। देखिए, आप इसका सब टाइटल देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस न्यूज़ में क्या बताया गया है। साइंस ऑफ अ पोलराइज्ड वेस्टर्न यूपी एंड एग्रेरियन कम्युनिटीज यूनिफाइंग आर विजिबल इन द ऑनगोइंग फार्म प्रोटेस्ट। मतलब कि वेस्टर्न यूपी में कुछ कम्युनिटीज पोलराइज्ड हैं, जिसमें हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू के अंदर की सब कास्ट हैं, मुस्लिम के अंदर की सब कास्ट हैं, जो कि पहले धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन बाद में फार्मर प्रोटेस्ट में वो यूनाइट हो गए हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पे बातें की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज किया गया, बिल्कुल ही कम्युनल व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके के व्यू पॉइंट्स को मत पढ़ा करिए, ठीक है। मेरा ये आपको सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। तो दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शंस इन स्टेप विद इंडिया। बैरी ओफेरल जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर है इंडिया में। अब इनको एम्बेसडर क्यों नहीं बोला गया, हाई कमिश्नर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। तो कॉमनवेल्थ वाले अगर दूसरे कॉमनवेल्थ में अपने एम्बेसडर को भेजेंगे तो उसको हाई कमिश्नर बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंडिया के एम्बेसडर होंगे उनको बोला जाएगा इंडिया हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे बैरी साहब क्या बोल रहे हैं? बैरी साहब ये बता रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट की फील्ड में क्या कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मिलकर कैसे क्लाइमेट की फील्ड में काम कर रहा है। तो काफी लंबा सा आर्टिकल है, मैं आपको समझा दूंगा। कुछ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा के एनालिसिस करके समझने वाला नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट एक दो फिगर्स हैं जो कि अगर आप नोट कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सेटिंग द टोन। यहाँ पे जो बाइडेन जी की बात हो रही है, तो बाइडेन के आने के बाद यूएस का कमिटमेंट कैसा रहेगा इंटरनेशनलिज्म की तरफ, रीजनल कोऑपरेशन की तरफ, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, उसके बारे में एक दो पॉइंट्स, सारे रिपोर्टेड पॉइंट्स, कोई भी नया पॉइंट यहाँ पे नहीं है, बट देख लेंगे एक बार। और फाइनली रेगुलेशन लाइट। यहाँ पे ओटीटी चैनल्स ने आपस में जो इम्प्लीमेंटेशन टूल किट रिलीज की है अपने सितंबर 2020 के सेल्फ गवर्निंग यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में एक और आर्टिकल दिया हुआ है। तो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट आर्टिकल आज की डेट में आया है तो डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, आज के जो तीन इंपॉर्टेंट क्या बोलूंगा, तीन एडिटोरियल्स हैं। एक तो बिन हटाई दिया वो पोलराइजिंग वाला, एमिड फॉल्ट लाइन्स वाला, इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ाई मत करिए। बचे तीन आर्टिकल्स, उन तीन आर्टिकल्स को एक एक करके जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बता दें, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि इस प्रकार के कंटेंट को ढूंढ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स के थ्रू बोलते हैं सर सेम डे लेक्चर की पीडीएफ अपलोड कर दिया करो। देखिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं कर देता हूँ। ऑलरेडी काम का ओवरलोड है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है मुझे कभी कभी पीडीएफ को अपलोड करने में। तो पहले शुरुआत करते हैं क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एक्शंस इन स्टेप विद इंडिया। अ वेल इक्विप्ड ऑस्ट्रेलिया इज वर्किंग विद मेजर इकोनॉमीज टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग लोअर ग्लोबल एमिशंस। भैया, कहीं ना कहीं कोविड-19 से डोमिनेटेड पैंडेमिक ईयर था और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक गंदा साल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बुश फायर की प्रॉब्लम से इस साल डील कर रहा था। कहीं ना कहीं 2020 में इनोवेशन का, लीडरशिप का, रिसोर्सेस का, हमारे जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज और कल्चर्स हैं उनको सपोर्ट देने का यहाँ पे इशू बहुत मेजर तरीके से सामने आया। खासकर जब आप इम्पोर्टेंस देते हो इन्वायरमेंट को बचाने की, ग्लोबल टेम्परेचर्स के राइज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने की, तो कहीं ना कहीं भाई हमें अपने क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन की तरफ तो काम करना ही पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में वर्चुअल क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन समिट हुआ 25 और 26 जनवरी को, जिसको होस्ट किया नीदरलैंड्स में। और यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मौका मिला कि सब लोग साथ बैठ के इस बारे में बातचीत करें कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर कैसे आएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने कमिटमेंट दिखाया। ऑस्ट्रेलिया बता रहा है कि कैसे हम दुनिया भर की कंट्रीज के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम लोग वन ऑफ द ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट से, हमारे यहाँ पानी नहीं बरसता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो पुराने लिविंग कल्चर्स हैं और हमारी जो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है। तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बैरल साहब कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ड्राई इन्वायरमेंट की कंट्री है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे जो बहुत पुराने कल्चर्स हैं वो आज भी थ्राइव करते हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी वन ऑफ द रिचेस्ट है। हमने अपने पुराने जो कल्चर वाले लोग हैं, हमारे जो अपने पुराने
ट्राइबल्स हैं उनकी ट्रेडिशनल नॉलेजेस को बचा के रखा है, उनकी प्रैक्टिसेस को बचा के रखा है। पिछले 65,000 साल के ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को, ट्रेडिशनल नॉलेज की प्रैक्टिसेस को हमने बचा के रखा है। कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते बुश फायर जैसी प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ रही है, बट हम ट्रेडिशनल इंडिजीनियस नॉलेज का प्रयोग कर रहे हैं मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके बुश फायर्स को खत्म करने में। और कहीं ना कहीं बुश फायर्स ने हमको इस बात का एहसास दिलाया है कि भाई कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया ने 1500 करोड़ रुपए कमिट किए नेचुरल रिसोर्सेज को, एनवायरनमेंट को, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ड्रॉट से डील करने के लिए, क्लाइमेट डिजास्टर्स को रोकने के लिए 200 करोड़ बुश फायर रिकवरी पे डाले गए लोकल कम्युनिटीज की मदद करने के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के नेटिव एनिमल्स थ्राइव कर सके, नेचुरल डिजास्टर वहां पे कम आए, एडेप्टेशन और रेजिलियंस वर्क। देखिए ये सब का चीजें हमारे इंपॉर्टेंस की नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर जो बोल रहे हैं कि उनके देश में जो कुछ भी हो रहा है नेचुरल डिजास्टर्स को कम करने के लिए, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 2020 से लेकर 2025 के टाइम पीरियड में ऑस्ट्रेलिया ने 150 करोड़ रुपए प्लेज किए हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए इमीडिएट पैसिफिक नेबर्स के लिए हैं। अभी 5 साल के लिए अगर आपने 150 करोड़ रुपए प्लेज कर भी दिए तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लुकिंग एट द फैक्ट कि आप एक डेवलप्ड कंट्रीज हो, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया के साथ बात करते हैं। यहां पे कुछ पॉइंट्स अब आपके लिए इंपॉर्टेंट आएंगे। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या है ये कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? ये एक इंटरनेशनल कॉलिशन है अलग अलग देशों का, देशों के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसीज का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, ताकि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट करना है, नॉलेज शेयरिंग करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट में, फाइनेंसिंग में, रिकवरी मैकेनिज्म में। इसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2019 की यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में, सितंबर 2019 में। क्या फोकस है इस सीडीआरआई का? डेवलपिंग डिजास्टर रेजिलियंस इन इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 23 सितंबर 2019 को बनाया गया सीडीआरआई को। हेडक्वार्टर्स है इसका कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंडिया में। और बनाया कहाँ गया था? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया था, जब यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट चल रही थी सितंबर 2019 में। तो आप कह सकते हो कि सीडीआरआई को कहीं ना कहीं हमारे मोदी साहब हेड कर रहे हैं। और इस चीज में मोदी साहब की मदद कौन कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया मदद कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया बता रहा है कि हम सीडीआरआई में इंडिया की लीडरशिप के अंदर काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इससे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये दिखा रहे हैं कि हम इंडिया जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का पूरा साथ दे रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा ग्लोबल अलायंस है जहां पे सोलर पावर को हार्नेस करके मेंबर्स के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की बात की जाती है। फिर ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हैं, जहां पे वाटर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाता है, एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज की यहाँ भी बात की गई है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में भी काम कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 7,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है ताकि नई एमिशन टेक्नोलॉजीज जो कि कम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती है, इनको 2030 तक डेवलप किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने अपना टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रोड मैप रिलीज किया, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे इनके एमिशंस कम हो। अब कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। सीडीआरआई वाला पॉइंट याद रखिएगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाला पॉइंट याद रखिएगा, जहां पे वो इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलाउंस वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये तीन चीजों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बहुत हद तक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बाकी पॉइंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने फॉरेन पॉलिसी में, तो आपके काम आ सकता है। फिर भाई ये बोल रहे हैं फेरी बैरल साहब की ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजीज को एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, यूज एंड स्टोरेज, सॉइल कार्बन, एनर्जी स्टोरेज। इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को ऑस्ट्रेलिया डेवलप कर रहा है। इन प्रकार की टेक्नोलॉजीज को वाइड स्प्रेड ग्लोबल डिप्लॉयमेंट इनका एम है, ताकि 90% ऑफ द वर्ल्ड एमिशंस को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। ठीक है भाई। तो हायर एमिटिंग जो अल्टरनेटिव्स हैं कोल और क्रूड ऑयल जैसे, इनके साथ इन रेन्यूएबल आप कह सकते हो रेन्यूएबल एनर्जी को मिला के ओवरऑल एमिशंस को कम करना या जीरो करने की इनकी कोशिश है। और ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो अपनी हायर टेक्नोलॉजी के चलते, ठीक है, जो भी लेटेस्ट
ये टेक्नोलॉजी डिवाइस करते हैं उसको अपने पास रख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये सबके साथ शेयर करेंगे। फिर ये बता रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया जॉइंट एनर्जी डायलॉग है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, हाइड्रो स्टोरेज में, कॉस्ट इफेक्टिव बैटरी टेक्नोलॉजीज में, हाइड्रोजन और कोल गैसिफिकेशन में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट टेक्निक्स में, सोलर फोरकास्टिंग में, शेड्यूलिंग में। तो ये सब बातें देखिए यहाँ पे कही जा रही हैं। उतना इंपॉर्टेंट तो देखिए नहीं है आर्टिकल, ये तो मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था, इसलिए मैंने इसके कोई खास आपके लिए नोट्स भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आर्टिकल है सेटिंग द टोन, बाइडेन कॉल्स स्ट्रेस द यूएस कमिटमेंट टू इंटरनेशनलिज्म रीजनल कोऑपरेशन। भाई कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बायलेटरल गिव एंड टेक की घंटी बजा दी है दुनिया भर की वर्ल्ड पावर्स के साथ। कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि बाइडेन एक नए तरीके से इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए के रिलेशंस को देखेंगे। ऑब्वियस ही बात है वो अमेरिका के इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूएस चाइना में यूएस के लिए क्या अच्छा है, यूएस इंडिया में यूएस के लिए क्या अच्छा है, प्लस यूएस इंडिया के रिलेशंस को और यूएस चाइना के रिलेशंस को मल्टी डायमेंशनल तरीके से रोका जाएगा। 8 फरवरी को ऐसा बोला गया कि मिस्टर बाइडेन ने बहुत समय लगा दिया मोदी जी को कॉल करने में, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी जी को बहुत जल्दी कॉल किया गया और कॉल पे काफ़ी अच्छे से बात की गई। यूएसए ने इंडिया को प्रॉमिस किया कि इंडिया और यूएसए के रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे। वहीं पे चाइना को बहुत देर से कॉल किया गया और चाइना और यूएसए के बीच में कुछ चोक पॉइंट्स हैं, जैसे ताइवान में जो चाइना कर रहा है, हांगकांग में जो चाइना कर रहा है, उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी जिनजियांग के साथ जो चाइना कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हो कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो पुराना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डाल रहा था, उस पॉलिसी को बाइडेन पूरी तरीके से खत्म करने वाले नहीं है। उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं बाइडेन फॉलो करेंगे। समझ गए बात को? तो ये सब बातें यहाँ पे देखिए बोली जा रही हैं। अब यहाँ पे इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि बाइडेन क्या कह रहे हैं कि ये भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस डाल रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस डाल के यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जो कि इंडिया को पसंद नहीं आया। पहला स्टेटमेंट कि भाई एनसीआर में फार्मर प्रोटेस्ट, हालांकि बाद में उनकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया कि नहीं भाई हम फार्म बिल्स को सपोर्ट करते हैं, बट एनसीआर में फार्मर्स के प्रोटेस्ट के फेवर में बोल दिया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में। फिर भाई आपको पता है कि इंडिया में जब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, या कश्मीर की बात कर लीजिए, वहां पे भाई इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है। आज की डेट में इंटरनेट को एक बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम का पार्ट माना गया है, और अगर आप कहीं पे इंटरनेट शट डाउन करते हो तो आप वहां के लोगों के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो, ऐसा समझा जाता है। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है कि भाई ये क्या तरीका है कि आप हर जगह इंटरनेट आउटेज ही कर देते हो, बंद कर देते हो। तो कुल मिला के इस प्रकार की चीजों पे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी भी इंडिया के अगेंस्ट कोई भी कमेंट नहीं आता था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी सारे कमेंट्स आने लगे। तो बाइडेन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इतना ज्यादा प्रोग्रेसिवली परस्यू करते हैं, ये बात कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको परेशान कर सकती है। अब बात यह है कि वो चाइना के ताइवान, हांगकांग और जिंगजियांग के साथ भी ये अप्रोच रखें, म्यांमार के साथ भी ये अप्रोच रखें और इंडिया के साथ भी यही अप्रोच रखें, तो वो एक अलग बात है। अब इंडिया यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और कहीं ना कहीं यूएसए की बात सुन रहा है, इसलिए इंडिया के ऊपर जबरदस्ती करके काम जबरदस्ती करवाने की कोशिश करें तो वो चीज नहीं चल पाएगी। यहाँ पे किस हद तक यूएस की फॉरेन पॉलिसी में वो प्रैक्टिकलिज्म को फॉलो करेंगे या किस हद तक वो आइडियलिज्म पे चलेंगे कि प्रोग्रेसिव वैल्यूज में डेमोक्रेसी अगर इंडिया में अच्छी नहीं रखी गई तो हमारे साथ रिश्ते टूट जाएंगे, इस प्रकार का कोई स्टांस होने वाला है क्या जो बाइडेन का, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर क्लाइमेट चेंज की चीजों को लेके, ग्लोबल गवर्नेंस को लेके कितना रिस्पॉन्सिबल होगा यूएसए, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेके ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से तो ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जो बाइडेन। नेशनलिज्म और फॉरेन पॉलिसी को लेके जो बाइडेन का क्या स्टैंस रहने वाला है इसकी बात की जा रही है। वैसे जितना एंटी चाइना डोनाल्ड ट्रंप थे उतना एंटी चाइना बाइडेन नहीं है, लेकिन अब चाइना के प्रति दोस्ती भी नहीं रख सकते बाइडेन, क्योंकि उनकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत खराब हो जाएगी। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अगर बाइडेन और यूएसए के रिश्ते चाइना के साथ बहुत अच्छे होते हैं फिर से, तो कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। देखते हैं इंडिया कितने समय में क्या होने वाला है इस ओवरऑल सिनारियो में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन लाइट, सेल्फ रेगुलेटिंग कोड फॉर ओटीटी चैनल्स मस्ट बी गिवन अ चांस टू वर्क टू फॉस्टर क्रिएटिविटी। इस पूरी न्यूज को मैं ऑलरेडी कई बार आपके साथ कवर कर चुका हूं, अलग से भी एक वीडियो बना चुका हूं। इंडिया की जो ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, कहीं ना कहीं इनमें सेल्फ रेगुलेशन की बात हो रही है। 10 फरवरी को इन्होंने अपनी इंप्लीमेंटेशन टूल किट को फॉलो किया।
इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री गाइडलाइंस ने पहले ही बोला था कि सितंबर 2020 में इस IAMAI ने, IAMAI क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके साथ ये सारी की सारी OTT सर्विसेज एफिलिएटेड है, इन्होंने एक यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड अडॉप्ट किया था सितंबर 2020 में, जिसमें बोला गया था कि भाई हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से सारे इनपुट्स लेंगे, प्रॉपर तरीके से सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। उस चीज को उस समय पे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मानने से मना कर दिया। OTT चैनल्स की अगर आप बात करो ना भाई, बहुत गलत तरीके से ये लोग बढ़े हैं। फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव टैलेंट आया है, क्योंकि OTT में जो रियल में टैलेंटेड बंदा है वो कहीं ना कहीं फिल्मों को डायरेक्ट कर लेता है, ये OTT प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर देते हैं। जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड था वहां पे तो आपने सुना ही है कि नेपोटिज्म और इस प्रकार की चीजें बहुत कॉमन है, तो जो बाहर के आउटसाइडर्स थे उसको उस लेवल की एंट्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं OTT के आने की वजह से जो लोगों का क्रिएटिव टैलेंट है, जो फिल्म मेकिंग में रियली में कैरियर बनाना चाहते हैं और जिनके पास टैलेंट है, उनको भी मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं OTT में बहुत प्रकार का आप कह सकते हो कंटेंट बन रहा है। वो कंटेंट बहुत ज्यादा इनोवेटिव है और बहुत सारा लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें तब हो रही हैं जब इंडिया में एक बहुत प्रोएक्टिव सेंसरशिप भी है और कहीं ना कहीं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। अभी सेंसरशिप है, बट ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उस सेंसरशिप के अंदर नहीं आते हैं, तो शायद इनको उसी सेंसरशिप के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी कोई दूध के धुले नहीं है, ये क्रॉस कॉमर्शियलिज्म को फॉलो करते हैं। एंड क्रॉस कॉमर्शियलिज्म इज नॉट अ गुड थिंग। क्रॉस कॉमर्शियलिज्म क्या होता है? CRASS, क्रॉस। इसका मतलब ये होता है कि भाई लोगों के बीच में किसी कंटेंट को पॉपुलर करने के लिए, लोगों के बीच में किसी कंटेंट को वायरल करने के लिए अगर उसको थोड़ा गंदा, थोड़ा क्रूड, थोड़ा ग्रॉस, थोड़ा वल्गर बनाना पड़े तो बना दो। अगर ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आएंगे, ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आएंगे तो ज्यादा कमाई होगी। तो कॉमर्शियलिज्म कुछ ऐसा लेके आओ कि भैया अगर थोड़ा कंटेंट की क्वालिटी गंदी भी है, वल्गर भी है, चलेगा, भाई लोग देखने चाहिए। अब इस प्रकार की मेंटेलिटी देखिए सही नहीं होती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं OTT चैनल ये चल रहे हैं। और कोविड-19 के बाद हुआ ये है कि भाई घर पे लोग बैठ के, अभी घर पे बैठे बैठे आदमी क्या करेगा? दिमाग खराब करेगा, वाइफ से लड़ेगा, घर वालों से लड़ेगा। इससे अच्छा तो क्या है कि भाई OTT का सब्सक्रिप्शन ले लो, बैठे बैठे घर पे फिल्म देखो, रियलिटी शोज देखो, डॉक्यूमेंट्री सीरियल सब देखो। तो कहीं ना कहीं भाई ये भी होने लगा। सिनेमा हॉल बंद थे तो ट्रेडिशनल बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी बहुत सारी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि सिनेमा हॉल बंद है। समझ गए? अब OTT प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली सितंबर 2020 में अपना यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड लेके आए। वो कोड वो इसलिए लेके नहीं आए कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी या कुछ और था। भाई फिल्म मेकर्स के अगेंस्ट बहुत सारे पुलिस केसेस फाइल हो रहे थे। जैसे रिसेंटली जो तांडव फिल्म है उसमें भी केस वगैरह फाइल हुआ है। अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज है ना तांडव, उसके खिलाफ यूपी में FIR हुई है। साइबर टेररिज्म को लेके, ऑब्सिनिटी को लेके, सोशल एनिमिटी को लेके, वर्शिप की प्लेसेस को गलत तरीके से दिखाते हैं, कास्ट सिस्टम दिखाते हैं, गॉड का पोर्ट्रेवल गलत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मध्य प्रदेश में और बहुत सारी जगहों पे और हमारी पार्लियामेंट तक में बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भाई ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT चैनल्स हैं, इनको सब सेंसरशिप लॉ से सब्जेक्ट करिए। ये कुछ भी दिखा रहे हैं, ये किसी भी तरीके से चीजों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। मतलब कॉमर्शियलिज्म करना है तो कुछ भी दिखाओ, जैसे तैसे करके व्यूअर्स लेके आओ। तो ये सही तरीका नहीं है। तो पहले ही इस बात को बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने क्या बोला कि ठीक है भाई हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, बट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। आप जिस लेवल पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन कर रहे हो और जिस लेवल पे आपकी कंटेंट की डिमांड बढ़ रही है, आपको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। ये बात सरकार ने साफ साफ बोल दी है और सरकार बहुत लंबे समय से इसके रेगुलेशन को प्लान कर रही है। और सरकार रेगुलेशन प्लान करने के लिए बहुत सारी कमेटी बनाना, बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स को कंसीडर करना, सरकार का भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए जो भी रेगुलेटरी कोड है ना इन OTT प्लेटफॉर्म्स का, वो जल्दी निकल के नहीं आ रहा, उसमें बहुत सोच रही है सरकार लाने से पहले, ताकि लोगों के पास भी कंटेंट की कमी ना आए और इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट किया जा सके इन OTT को। क्योंकि OTT लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर जरूरत से ज्यादा रेगुलेट करो, अगर प्रोग्राम्स बंद हो गए तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सरकार सोच समझ के चीजें लेके आएगी। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे जो OTT सर्विसेज का कलेक्टिव इनिशिएटिव था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ पे इनके सेल्फ रेगुलेशन कोड में उन्होंने बोला कि हम इंडियन पीनल कोड को फॉलो करेंगे, हम वुमेन्स और चाइल्ड राइट्स का ध्यान रखेंगे, हम कॉपीराइट्स का ध्यान रखेंगे, एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन का ध्यान रखेंगे। तो भाई पेरेंटल कंट्रोल्स रखेंगे कि बच्चे अगर ज्यादा वल्गर चीजें ना देख पाए तो वो नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग अपने यूनिवर्सल कोड में करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोविजंस ऑन फ्री स्पीच का ध्यान रखेंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो सीरियल्स में जो इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट बात करे। इस प्रकार के एक वॉलंटरी कोड को
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। कहीं ना कहीं ये जो कोड था वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की एक सब्जेक्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है ऑन फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको श्याम बेनेगल साहब ने 2016 में चेयर किया था। और श्याम बेनेगल साहब की कमेटी ने क्या बोला कि देखिए भाई, विजुअल प्रोडक्शन में क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, फुल ओनरशिप होनी चाहिए, उस कंटेंट को देखना या नहीं देखना ये ऑडियंस पे डिपेंडेंट करता है। कोई ऑडियंस को जबरदस्ती मार मार के तो दिखाएगा नहीं कि तुम इस चीज को देखो, ठीक है ना भाई। फिर व्यूअर की एज के हिसाब से उस चीज को लोगों को लेकर ले जाना चाहिए। तो अगर कोई एडल्ट मूवी है जहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस ग्राफिक चीजें दिखाई जा रही है, न्यूडिटी दिखाई जा रही है, तो भाई कहीं ना कहीं वो बच्चों से दूर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें आपको रखनी है, ठीक है ना। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा गंदा है उस मूवी में तो भैया गवर्नमेंट प्री सेंसरशिप कर सकती है, कट कर सकती है गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज। लिबरल सोसाइटीज में आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन देने की आजादी है, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका कंटेंट गलत है तो उसको सरकार कट भी कर सकती है। और इसके बेसिस पे ही ये वॉलंटरी कोड लेके आया था ये IAMAI, लेकिन ये वॉलंटरी कोड कहीं ना कहीं सरकार को पसंद नहीं आया और सरकार ने बोला है कि हम रेगुलेशन के लिए एक जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद पिक्चर क्लियर होगी कि सरकार का इस पूरे इशू को लेके क्या स्टैंड है। तो ये था ये आर्टिकल, कुछ भी खास नया नहीं है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में, बहुत छोटा सा एडिटोरियल डिस्कशन है तो आज जल्दी खत्म भी हो रहा है। नॉर्मल अगर 21 मिनट में वीडियो खत्म हो गई, मेरे एडिटोरियल्स 40 मिनट से कम के होते नहीं है, बट आज कंटेंट ही नहीं है तो क्या ही बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना जाने से पहले। गुड बाय।